का एंट्री होती है पर दो जन उसको देख के मतलब दो गर्ल्स उसको देख के उल्टा पुल्टे उसके पास्ट के बारे में बातें करने रहते हैं और उससे उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो ऐसे नीचे देख देख के चल रही रहती है क्योंकि उसको लगता है उसे कोई पहचान नहीं पाएगा ना। उसने कैप पहना है, बाल कटवा लिए हैं और बहुत मोटा सा जैकेट पहन लिया रहता है। उसको लगता है कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। बस चलते चलते उस लड़के से एक टकरा जाती है और वो उसका एक्स रहता है और फिर वो उसको देख के भाग जाती है। बहुत तेज भागती है, इतना तेज भागती है कि मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ दे। बट उसके बाद वो जाके क्लास में बैठती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि मेरे पास्ट में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत प्यार करती थी पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और वो मुझको मतलब ब्रेकअप करके वो चला जाता है किसी और लड़की के साथ और कैंपस के बीच में उस लड़की के सामने रोने लगती है, आर करने लगती है। इसलिए भाई इसका इज्जत पूरे कॉलेज में खराब हो जाता है। मानते तो उससे प्यार करती है बट खुले में बोलेगी तो इज्जत तो बिगड़ेगी ना, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद लेक्चर चालू होने वाला रहता है, सर अटेंडेंस ले रहे रहते हैं, इसका नाम लिया जाता है बट ये टाइम पे बोल नहीं पाती और एब्सेंट मार्क होने वाला रहता है। तभी ये बोलती है प्रेजेंट सर। सब लोग इसके ऊपर देखने लगते हैं, सबकी तिरछी निगाहें रहती हैं क्योंकि इसका पास्ट सबको पता रहता है। बट हमारा लॉवंडा सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर जो मुझे लगता है टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक है मैं उसके मुंह पे मुक्का मार दूँ। वो इसकी तरफ देख रहा रहता है तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या तू उससे प्यार करता है, तू इतना उसको देख क्यों रहा है, क्या बात है, क्या सीन क्या सीन। तो वो बोलता है ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है बिड़ू, मैं ना सिर्फ उसको देख रहा था। उसके जो र्यूमर्स फैले हुए हैं पूरे कॉलेज में इसके वजह से, क्या वो ऐसी है भी, क्या उसके पास में ऐसा कुछ सच में हुआ था। तो लेक्चर खत्म होने के बाद हमारी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बहुत तेज़ी से घर की तरफ भागती है बट उसके चक्कर में वो गिरने वाली रहती है। बट हमारा हीरो उसको बचा लेता है, टॉक्सिक हीरो। और वो फटाक से एम्बेरस होकर उधर से वापस भागने लगती है। पता है इसको भागने का बहुत शौक है, ओलंपिक में जाएगी लगता है बहुत तेज। फिर वो घर पे पहुंचती है, अपना ही एक फेसबुक रहता है, पता नहीं उसका क्या नाम रहता है, मोटा नोटा कुछ करके ऐसा कुछ नाम रहता है। तो वो उसको ओपन करती है और उसके ऐसे कमेंट्स पढ़ रही रहती है। तो उधर बताया जाता है कि एक लड़का मुझको बहुत अच्छा लगता है, कोई लड़की ने कमेंट किया रहता है उसके येलो कलर के बाल हैं, ये ऐसे बाल हैं। ये वही कैरेक्टर रहता है अपना टॉक्सिक हीरो, उसके बारे में कोई और लिखा रहता है, ठीक है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर को भूख लगता है और वो स्टोर जाती है, फटाफट वो अपना सामान खरीदती है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करती है। बट वहाँ तो वो देखती है किसी लड़की को दीवार के साइड मुंह करके खड़ा है, उसको लगता है कुछ हुआ होगा तो वो पीछे जाके टोकती है और वो हमारा टॉक्सिक हीरो रहता है जो किसी और की लड़की के साथ कर रहा रहता है। हमारी लड़की एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से फटाफट भाग के निकलती है, ठीक है। फिर वो दूसरे दिन कॉलेज जाती है, फिर वहाँ पे भी हमारा मेन कैरेक्टर किसी और लड़की के साथ। और वहाँ तो उसका दिमाग का भरोसा हो जाता है, वो बोलती है क्या ही बेकार बंदा है, किसी और लड़की के साथ किधर, किसी और लड़की के साथ किधर। और फिर उसके बाद वो शर्मा के वहाँ से निकल जाती है। इतना टमाटो जैसा लाल फेस हो कैसे जाता है, मेरा तो आज तक नहीं हुआ किसी लड़की के सामने। ओ मैं तो काला हूँ, डैम। फटाफट अपने लेक्चर्स ख़त्म करती है क्योंकि लेक्चर्स बहुत कम रहते हैं उस दिन। तो वो फटाफट घर पे जाने की कोशिश कर रही रहती है और जैसे ही वो स्पोर्ट्स वाले एरिया से निकलती है, मतलब जा रही रहती है, तभी उसके बारे में सब बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो फटाफट घर जाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कोई बोलता है बॉल और वो जैसे ही पीछे पलटती है उसके मुंह पे लगता है शॉट और उसका चश्मा टूट जाता है और वो अपने चश्मे की तरफ हाथ बढ़ा देता है। तब तक हमारा मेन कैरेक्टर आके उसका चश्मा पकड़ा देता है और वो फिर से भाग जाती है। हमारे टॉक्सिक हीरो का सीन आता है नाम चेनो। अब से नाम चेनो बोलाऊंगा, नाम बुला सकता हूँ। हाँ तो नाम भाई बोलता है कि वो लड़की, उसका दोस्त बोलता है तू उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर रहा। तो वो बोलता है कि तो क्या हुआ, वो लड़की क्यूट तो है ना। तो बोलती तेरे को उसके बारे में पता नहीं कि वो अपने पिछले वाले बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई थी। तो बोलता है तो क्या होगा। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि मैं भी बहुत क्यूट तो है भाई, कुछ भी बोलो पर। तो वो बोलता है हाँ क्यूट है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है वो लड़का मेरे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो बार बार मेरे आगे पीछे आ रहा है। और फिर उसके बाद उस दिन के बाद से हमारा टॉक्सिक हीरो नैम चिंगहू ऐसा ही कुछ नाम है शायद से, इन लोग का नाम बहुत अजीब रहता है। और फिर उसके बाद वो उसके पीछे आगे पीछे दौड़ने लगता है मछली। और फिर अगले दिन क्लासरूम में जब हमारी गर्ल के बाजू में नामचिंग हो बैठा रहता है क्लास के अंदर, और तभी प्रोफेसर आते हैं और वो अपने
असिस्टेंट को बुलाते हैं और वो और कोई नहीं रहता, उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। यप। और वो उसके देख के बहुत उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, ये आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गई, पता नहीं ऐसा ही कुछ सोचती है वो। हमारा नामचुंग हो हमारी गर्ल को देखता है और बोलता है कि इसको देख के ये कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाती है। तो फटाफट वो निकलने लगती है, हमारी लड़की वहाँ से भागने लगती है हमेशा की तरह, बट वो पीछे पीछे जाने लगता है, उसको पकड़ लेता है। और तभी असिस्टेंट भी बाहर आके उन लोग को देखने लगता है, वो बुलाता है पर लड़की हमारी वापस भाग जाती है, पता नहीं भाग के कहाँ जाए। हमारा टॉक्सिक हीरो भी उसके पीछे चला जाता है, भागते 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 भागते, और दोनों रास्ते में रहते हैं। और वो उसके पास के बारे में पूछने लगता है, तो वो बोलते तुम और डिटेल्स लोगे और जाके वापस सब में फैलाओगे। लड़का उसको समझाता है, हमारा लड़का हमारी लड़की, हाँ ये बुला सकता हूँ यार, ये सही है। तो हमारा लड़का उसको बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। तो लड़की बोलती तू पहले अपना नाम बताओ। तो लड़का शॉक हो जाता है, क्या बोली, तेरे को मेरा नाम नहीं पता? इस यूनिवर्सिटी में सबको मेरा नाम पता है, मेरा नाम है नामचुंग हू, ऐसा कुछ नाम है। हाँ। लड़की अपना नाम बताती है श्यान ह्यान, ऐसा। इन लोग का नाम बहुत बेकार है, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत बेकार हो जाता है इन लोग का नाम लेने में। तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा लड़का तो वहाँ से कट लेता है थोड़ी देर बाद, बट हमारी लड़की आगे जाते जाते कुछ कपल्स को देखती है और उसके वो दिन याद आ जाते हैं उसको, जहाँ उसका अच्छा रिलेशन था, बट उसके दोस्त ने, सॉरी उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, तो काम 25 हो गया। तो घर जाती है और घर से शाम को बाहर निकलते कुछ खाने के लिए, और खाने के लिए एक ड्रिंक बंदे से उसका टक्कर हो जाता है, और उसके साथ उसका दोस्त भी रहता है वो ड्रिंक बंदे के साथ। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इसने बहुत ज़्यादा पी लिए। तो वो तो भी लड़की उससे सॉरी बोल के निकल नहीं देती, बट वो ड्रिंक वाला बोलता है ए सॉरी बोल मुझसे, समझी क्या लाला, नहीं तो मारा जाएगा। तो लड़की बोलती है मैंने बोला तो, वापस बोलती है, तो भी वो बोलती है ए अच्छे से सॉरी बोल। तब वो हमारी लड़की रोने लगती है, और तब तक हमारा टॉक्सिक हीरो भी उधर ही रहता है, और वो फेमिलियर साउंड को सुनता है, पीछे मुड़ता है, देखता है ये तो हमारी ही लड़की है। और फिर वो लड़का आता है और उसको मतलब बचाता है और उसको लेके जाता है और उससे बात करता है, और वो लड़की रो रही रहती है, उसको बहुत समझाता है ऐसा वैसा लौड़ा लसन, तो वो शांत हो जाती है। एक और बात, उदरी नामचिंग उसका नंबर भी मांग लेता है, बहुत शाना बंदा है भाई, बहुत शाना बंदा है। उसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड उसके पीछे ही आ जाता है, मतलब वो भी जा रहे रहता है और देख लेता है वो, और वो लड़की फटाफट अपने लड़के के बाहों में अपना बाह मार देती है, मतलब हाथ डाल लेती है ऐसे। जैसे ही वो हाथ डालती है हमारा बंदा समझ जाता है कि लफड़ा कुछ बड़ा है, तो इधर से हम इसको लेके निकल लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा बंदा उसको लेके वहाँ से निकल लेता है, और वो लोग जाते हैं कहाँ, जहाँ हमारी लड़की रहती है। पहले फ्लोर पे हमारा रूम मालिक रहता है, और दूसरे फ्लोर पे बॉयज़ का रूम रहता है, और तीसरे फ्लोर पे गर्ल्स का रूम रहता है। तो क्या समझे, हाँ हमारा लड़का और हमारी लड़की एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बस फ़र्क इतना है, फ्लोर्स का फ़र्क है, ठीक है। तो दोनों अंदर जाते हैं और थोड़ा हमारा लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट ऊपर से एक लड़की भागते हुए आती है और हमारी फिर पिंक हेयर वाली लड़की हमारे गर्ल को बचा के लेके चली जाती है, और अगले दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि तीनों एक साथ स्कूल जाते हैं और तीनों एक साथ घर आ रहे रहते हैं, और रास्ते के बीच में उन्हें कुछ खाने का मन करता है, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कुछ खाने का, ठीक है। बट बाजू से एक बाइक बहुत तेज़ी में आ रहा रहता है, और दोनों लड़कियों को नहीं पता रहता है, वो लोग अपने बात में मगन रहते हैं, और बट हमारी लड़कियों को सब कुछ पता रहता है। तो हमारा लड़का अपने बंदी को फटाक से हाक कर लेता है, और वो ड्राइवर बाजू ज़ूर निकल जाता है, और हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहती है उसकी फट जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट हमारी पिंक हेयर वाली गर्ल को लगता है कि ये वापस चेप हो रहा है फालतू में। पिंक हेयर वाले लड़की को हम पिंकी बुलाएंगे, ठीक है। फिर ये लोग घर जाते हैं और पिंकी जी बहुत सारा खाना खाने को लाती हैं, और वो वेट करती हैं हमारी हीरोइन का आने का। तो फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन की तरफ। हीरोइन अपना मस्त मेकअप वेकअप मतलब धोरी रहती है, अपना जो भी फेस वेस सब धोरी रहती है। फिर तभी पीछे से हमारा टॉक्सिक हीरो आता है। तब हीरोइन पूछती है भाई तू ऊपर कैसे आ गया, मतलब भाई नहीं बोलते, मतलब तू ऊपर कैसे आ गया, गर्ल्स का टॉयलेट है। तो बोलता है बॉयज़ के टॉयलेट्स में अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो रूम मालिक ने बोला है कि गर्ल्स का आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं आ गया। तो फिर लड़की बोलती है तो ठीक है मेरे को जान दो। तो दोनों एक ही तरफ होने लगते हैं, मतलब
ये इधर से जा रही है तो ये भी इधर चला जा रहा है। तो लड़की को बहुत मज़ा आने लगता है, तो वो खेलने लगता है उसके साथ। तो लड़की बहुत ही इरिटेट हो जाती है और बहुत थक जाती है। तो वो जब मौका पाती है तो फटाक से निकलने की कोशिश करती है, बट वो लड़की के ऊपर ही गिर जाती है। और फिर जो ऑकवर्ड सा सिचुएशन होता है ना भाई, और लड़का भी ऐसे जगह देख रहा रहता है जो मैं बता नहीं सकता, तो भी ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे। फिर उसके बाद लड़का उसको उठाता है, वो बोलता है कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब होगा मुझे पता नहीं था। वो लड़की के क्लोज आने लगता है, तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी पिंक हेयर वाली लड़की बहुत गुस्सा हो गई रहती है, ये लोग अभी तक आए नहीं रहते। वो ऊपर आके चेक करती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और देखती है कि हमारे टॉक्सिक हीरो का गाल लाल है। अब लाल क्यों है तुम्हें तो पता ही चल गया होगा। फिर तीनों जाते हैं एक साथ खाना खाते हैं। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमारी पिंकी को मैसेज आ रहता है हमारी हीरोइन से कि मैं पहले जा चुकी हूँ, तुम लोग बाद में आना। तो उसे लगता है कि ये सब टॉक्सिक हीरो की गलती है। हाँ, उसी की गलती रहती है, साले ने पिछली रात जो काम किया है उसके लिए तो मैं भी चमाटा मार दूँ। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ फटाफट सब लेक्चर्स ख़त्म हो गए रहते हैं और हमारी जो हीरोइन रहती है वो जाती है, निकलती है। वो सोचती है मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। और जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के सामने खड़ी रहती है, बाजी से हमारा आता है टॉक्सिक हीरो और बोलता है ये जो है ना इसके साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा करने लगता है। तब तक बाजू में देखता है तो हमारी हीरोइन भाग चुकी रहती है, क्योंकि वो मैराथन में भागना चाहती है। जस्ट जोकिंग, भाग जाती है हमेशा, क्या कर सकते हैं। और वो भाग के बहुत दूर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले रात का उसको सीन याद आ जाता है। वो सोचती है अगर उस रात को पिंकी नहीं आई होती तो सीन तो बहुत गड़बड़ था रे बाबा। तभी उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, वो मिलना चाहता है उससे, बट लड़की नॉट इंटरेस्टेड यार। फिर हमारी मेन कैरेक्टर घर पे आती है और अपने दोस्त लोग के साथ बैठ के बात करने लगती है। तभी हमारा टॉक्सिक हीरो बोलता है मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, ट्विटर करो मेरे को पढ़ाओ लड़की को। वो लड़की तो भी सोचने लगती है मैंने बचपन में तो मतलब बच्चे लोग को तो मैंने बहुत पढ़ाया है पहले। फिर उसकी तरफ देखती है तो वो बंदा फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ वापस से। तो बोली ना, इसको तो ना मैं पढ़ाऊँ, दलित रहे साला। फिर उसके बाद वो फटाक से भाग जाती है। फिर वो बंदा 2-3 दिन तक कंटिन्यू उसको रिक्वेस्ट करते रहता है। तो लास्ट वो मान जाती है और वो दोनों चैट पे डिस्कस कर लेते हैं संडे को पढ़ाना है, इतने बजे पढ़ाना है, ये वो फलाने गाना। तो ठीक है। तो उसके बाद लड़का पीछे लड़कियों से बात कर रहा रहता है और हमारी बंदी को कुछ पूछना रहता है, बट वो देखते बात कर रहा है तो वो इग्नोर करके चली जाती है। फिर आता है संडे जिस दिन उसको पढ़ाना रहता है। तो वो सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे रहती है, बुक, किताब, कलम, रबड़, कटर सब। तो वो लड़की का वेट करते करते वो सो जाती है और हमारा लड़का आता है तो वो देखता है हमारी हीरोइन को सोते हुए, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको बैठ के घूरने लगता है। और जैसे हमारी बंदी उठती है वो डर जाती है, उसकी आँख बाहर निकल जाती है, उसके फेफड़े हलक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते अभी तो बहुत काम करने हैं, और जैसे वो घड़ी की तरफ देखती है तो वहाँ 9 बज चुके रहते हैं, मतलब बहुत टाइम हो चुका रहता है। तो लड़के से पूछती है तो लड़का बोलता है कि मैं जब आया तो मैं तुम्हें देखा सोते हुए, मैं देखा तुम्हें इतने पास से देखने का तो मौका बहुत कम ही मिलता है, तो मैं क्यों ना तुम्हें देखते रहूं। लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और लड़की को वो बोलता है कि तुम्हारा सलाइवा भी जो बह रहा है, वाह वाह वाह। तो लड़की बोलती है शलाची बराबर अपना सलाइवा साफ करती है और लड़का उसे देखते रहता है। बताओ कितना प्यारा लड़का है टॉक्सिक साला। फिर हमारा टॉक्सिक हीरो बोलता है ये ट्विटरिंग का पहला दिन है आपका, तो पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो बोलते जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ना है आओ पढ़ो चुपचाप। तो इतना रूड हो जाती है उसके साथ, तो बंदा थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो हैंडराइटिंग देखता है वो हाय 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 फिदा हो जाता है। वो जब पढ़ा रही रहती है वो बंदा उसको देखते रहता है, उसको घूरते रहता है, बट पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ता, सब ऊपर से चला जाता है। फिर 11 बज जाते हैं और वो उसको होमवर्क देके उसको भगा देती है, मतलब वो भगा नहीं देती, वो खुद ही भाग जाती है उधर से। उसके अगले दिन जब हमारे तीनों बकरे कॉलेज जाते हैं तो हमारा जो टॉक्सिक हीरो रहता है हमारी लड़की पे बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाता है, उसकी भारी भारी बैग उठाता है और बैग उठाने के बाद उसको चॉकलेट ऑफर करता है। हमारी लड़की साफ साफ लेने से इनकार करती है क्योंकि उसको लगता है ये फ्लर्ट कर रहा है। तो भी वो बंदा जो उसको ज़बरदस्ती देने की कोशिश करता है चॉकलेट, और उसको देने की कोशिश करता है चॉकलेट, बट वो लेने से इनकार कर रही रहती है।
फिर वो लेने वाली रहती है, फिर वो बोलता है मेरे को बस खोल के दे दो, तो दिमाग उसका बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो उसको मारने लगती है। फिर उसके बाद वो चॉकलेट उसके हाथ में दे के चला जाता है, क्योंकि उसको दोस्त लोग उसको बुला रहे रहते हैं। अभी हमारी लड़की के पीछे से उसका एक्स आ जाता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो झटकार के उसको भगा देती है, मतलब झटकार के वो खुद ही भागने लगती है। और फिर वो पीछे से उसको रोक लेता है, बोलता है क्यों भाग रही हो, ऐसा वैसा फलाने, वो बहुत बातें बोलता है। तभी उसको लड़की को उसका पास्ट याद आ जाता है कि मैंने भी ऐसा ही कुछ पूछा था उस दिन, तुमने मेरे से ब्रेकअप क्यों किया करके। तब तक पीछे से हमारी पिंकी आ जाती है, सारे बात को कट करते हुए वो बोलती है क्लब रूम चलना है क्या, क्लब रूम, क्लब ज्वाइन करने वाले थे ना, तो वो उसको लेके चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है हमारी पिंकी और हमारी हीरोइन दोनों क्लब रूम के बाहर खड़े रहते हैं, और हमारी पिंकी बोलती है तुम भी ये ज्वाइन करने वाली हो। हमारी लड़की को ना बोलना रहता है तो भी वो हाँ बोल देती है। और दोनों अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं हमारा टॉक्सिक हीरो भी उधर ही है, क्योंकि वो भी उस क्लब रूम का पार्ट है। तो फिर उसके बाद वो उसको देख के शॉक हो जाती है, एक तरीके से फ्रीज टाइप में हो जाती है, और जाती है एक सीट पे जाके बैठ जाती है और मुंडी नीचे कर लेती है। और हमारा टॉक्सिक हीरो उसको देखता है और फिर उसको बोलते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मुंडी नीचे क्यों करके बैठी हो। और वो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है और थोड़ा शर्मा टाइप में जाती है। फिर हमें क्लब लीडर को दिखाया जाता है, जो एक लड़की होती है, और ये क्लब एक फिल्म के रिलेटेड कुछ वर्क करता है। हमारी क्लब लीडर सबको बता देती है कि सारे डिटेल्स आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, तो सब फुट लो यहाँ से, और हाँ हर थर्सडे को चुपचाप से यहाँ प्रेजेंट हो जाना। और हमारी लड़की और उसकी दोस्त पिंकी दोनों साथ में जा रहे रहते हैं, और पिंकी बोलती है कि तुम्हारा ट्यूशन देने का कैसा चल रहा है। तो लड़की बोलती है मैं कभी टीचर इतनी अच्छी हूँ नहीं, तो भी ठीक चल रहा है, वो थोड़ा सा हार्ड तो है बट हाँ ठीक ठीक से सिखा लेती हूँ। तो लड़की डायरेक्ट अपने टॉक्सिक हीरो से पूछती है भाई कैसे पढ़ा रही है, तो टॉक्सिक हीरो डायरेक्ट उसका तारीफ़ ही दे देता है, बहुत अच्छी खासी तारीफ़ करता है। लड़की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाती है। फिर नेक्स्ट जब उसको संडे को पढ़ाना रहता है तो वो और डेडिकेशन के साथ बैठ जाती है उसको पढ़ाने। और हमारा टॉक्सिक हीरो अच्छे से पढ़ भी रहा रहता है, तो वो बोलता है मेरे को इसके लिए कुछ रिवॉर्ड तो चाहिए ना, मतलब फ्लर्ट कर रहा रहता है उसके साथ। और फिर क्या, फ्लर्ट करेगा तो मार तो खाएगा ही। आता है या असाइनमेंट का दिन आता है, जो भी है, हाँ हमारी लड़की हमारे लड़के को ही देख रही रहती है कि वो कितने ध्यान से पेपर लिख रहा है। और जैसे ही पेपर ख़त्म होता है हमारी लड़की जाके उसको अप्रोच करती है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। और हमारा बंदा पहले तो हेजिटेट करता है, उसके बाद बोलता है हाँ हाँ अच्छा गया है, ठीक क्या है। और फिर उसको बोलते, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा जो मटेरियल था, मतलब पढ़ने लिखने का, वो बहुत अच्छा था। तभी हमारा लड़का सोचता है कि जैसे मैं इसके कंधे पे पहले हाथ रखता था ये तो पीछे चली जाती थी, अभी क्या मैं इसके साथ पास आ चुका हूँ क्या। तब तक लड़की जो पहले करती थी वही करेगी, पीछे भाग जाती है वापस से। और फिर वो बोलती है चलो सब कुछ ठीक तो है, बट अब रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिर रिज़ल्ट का दिन आता है और अपने बंदे को मिला रहता है B+। अपने बंदे से ज़्यादा तो अपनी बंदी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, एकदम एकदम हैप्पी मूड में रहती है। तभी हमारा बंदा उसको मक्खन लगाने लगता है, बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो ये सब थोड़ी ना होता। तो हमारी लड़की को थोड़ा सा वो आ जाता है, थोड़ा वो खुश हो जाती है। तो वो लड़का बोलता है तुम हमेशा हम मेरे से इतना फॉर्मली क्यों बात करती हो, हम तो अब दोस्त बन चुके हैं ना। तो लड़की बोलती है तो मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊँ। तो लड़का बोलता है ओपा। लड़की का तो मुंह एकदम बंद हो जाता है, फिर वो क्या ही बोले। फिर तभी लड़की बोलती है ये तो मैं नहीं बोल सकती तुम्हें। तो लड़का बोलता है ठीक है तो मैं भी तुम्हें टीचर कह के बुलाऊँ। तभी लड़की सोचती है हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है उसको किसी तरह देखना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं एक दूसरे को। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई है कैफ़े में। हमारी लड़की उसको बोलती है कि मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया तो अभी क्यों मिलना चाहते हो। तो उसने बोलता है तो मैं तुम्हें छोड़ दिया तो क्या, मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या। सोचो भाई कैसे बोल सकता है बेशरम। उससे अब तो टॉक्सिक वाले बंदे से ज़्यादा गुस्सा मेरे को इस पे आ रहा है, मन कर रहा है इसी को मार दूँ। भाई फिर ये बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलता है भाई, बोलता है कि तुमसे मैं बोर हो गया था। तभी हमारी बंदी को उसका पुराना क्लिप याद आ जाता है, मतलब पास्ट का एक मेमोरी याद आ जाता है कि वो उसे बोलते है कि पार्क वीक चलने को। तो वो बोलता है मुझे टाइम नहीं है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो फिर वही लास्ट सीन था उसका उसके साथ। उसके बाद तो ब्रेकअप उसने कर ही लिया था, किसी और बंदे के साथ घूम रहा था। फिर हमारी बंदी उधर से भाग के घर पे आ जाती है और घर पे आके बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है देखती है थर्सडे, और फ़ोन उसके हाथ से छूट के उसके मुंह पे गिर जाता है। और उससे तो थोड़ा सा डैमेज तो होगा ही ना, फेस को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तभी क्लब रूम में इन्फॉर्म होता है कि हमारी हीरोइन नहीं आने वाली है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। और हमारा टॉक्सिक हीरो
सैड हो जाता है, क्योंकि भाई वो उसी के लिए तो जॉइन किया था, सीधी सी बात है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी लड़की निकलती है कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि वो दुखी रहती है ना, तो जाके बहुत बहुत ड्रिंक करती है। और उधर ही हमारा टॉक्सिक हीरो भी रहता है भाई, क्या ही कहीं पे भी मिल जाते हैं ये लोग, और वो भी कुछ खाने पीने ही जा रहे रहता है। अभी वो अपने लड़की को देखता है जो धीरे धीरे चलते चलते गिरने वाली रहती है, फिर हमारा टॉक्सिक हीरो आके उसको बचा लेता है, और बचा के उसको धीरे धीरे आगे लेके चलने लगता है। तभी हमारी लड़की बोलती है, इस मौके का फ़ायदा उठा के तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो, चुपचाप मेरे को छोड़ दो। तो लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है, तो भी उसको नहीं छोड़ने लगता, उसके साथ मस्ती करने लगता है। तो हमारी लड़की गुस्सा हो जाती है, बोलती है मेरे को छोड़ दे साले, नहीं तो इतना मारूंगी ना, नानी याद आ जाएगी। ऐसा नहीं बोलती है, मतलब मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा लड़का बोलता है, ये जो तुम रो रही हो, तुम उसके वजह से रो रही हो ना। तो वो बोलती है कौन उसके वजह से। वो याद दिलाता है तुम्हारा एक्स। तो वो आगे निकल लेती है थोड़ा तेज़ी तेज़ी, फिर आगे जाके वो रोने लगती है। तो वो मतलब कुछ जाके बोलता है, तो लड़की बोलती है सब समझते हैं कि मैं अपने एक्स के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थी, बट ऐसा नहीं, मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। तो बोलता है कि हमारा टॉक्सिक हीरो बोलता है कि मतलब ये तुम्हारा एक्स ही बुरा आदमी था। तो उसके कान को सुन के बहुत राहत मिलती है, क्योंकि सब उसको जज कर रहे थे, बट आज तक कोई उसको जज नहीं किया था, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को किसी ने जज नहीं किया था। हमारे टॉक्सिक हीरो ने जज किया तो उसको अच्छा लगा। तो हमारी लड़की तो फ्लैट हो जाती है इस बात से। फिर उसके बाद हमारा बंदा उसको थोड़ा सा और वो कर देता है, मतलब उसके साथ फ्लर्ट कर देता है, और लास्ट में उसका हाथ पकड़ के कर देता है। और उसके ये जेंटल टच से ना भाई, इस चीज़ से वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, डायरेक्ट बेड पे सीन चला जाता है। फिर तो जो होना था तो वो होगा ही। फिर लड़का बोलता है कि ये सब करने के बाद तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। वो बोलती है मैं नहीं करने वाली रिग्रेट। फिर उसके बाद जो होना था वो तो हो गया। हमारी लड़की जब सुबह उठती है और वो देखती है कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, तो अब उसको कुछ कर तो सकते नहीं है, इसलिए वो फटाक से वहाँ से निकलती है और अपने कॉलेज पहुँच जाती है। और कॉलेज जाने के बाद हमारा लौंडा भी उधर ही बैठा रहता है, सिंपल सी बात है। और वो मास्क पहन के आई हुई रहती है कि कोई उसको पहचान नहीं ले। तब तक उसकी दोस्त आती है और बोलती है कैसी हो तुम, और तुम्हारा लगता है थोड़ी सी तुम्हारा तबीयत ख़राब है। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तब तक हमारा लौंडा कुछ बोलने आ रहा रहता है, तब तक हमारी लड़की डायरेक्ट लीडर से बात करने लगती है, मतलब इसको डायरेक्ट इग्नोर कर देती है, डायरेक्ट इग्नोर। और फिर उसके बाद ऐसे हमारा लौंडा बार बार बात करने जाता है, बट हमारी लड़की बार बार इग्नोर करती है उसको। मेरा एक बेचारे को दिल को इतनी दर्द लग रही होगी ना, क्या ही कर सकते। फिर हमारी लड़की जो रहती है वो अपने कमरे में रहती है, और उसको उस रात की थोड़े से क्लिप्स याद आ रहे रहते हैं, और वो शर्मा के उसके मुंह एकदम रसगुल्ले जैसे लाल हो गए। रसगुल्ला लाल होता है काला होता है, सॉरी, टमाटर जैसे लाल हो गए रहते हैं। और ऐसे ही जब वो अपने फ्लोर से नीचे आती है पानी पीने, अपना लौंडा भी उधर ही खड़ा रहता है, उसको बस इतना पूछना रहता है कि आज इवनिंग में तुम क्या करने वाली हो। वो जब तक पूछने ही जाता तब तक हमारी लड़की पानी लेती निकल लेती है, इतनी तेज़ निकलती है 1 सेकंड के अंदर गायब, हाया भूसा बन जाती है एकदम से। और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, हमारी लड़की से वो जब जब बात करने आता है वो तब तक भागती है। ऐसे उसका दोस्त उसको मॉक कर देता है, तुम अभी तक उस लड़की के पास जाने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके दोस्त को कौन बताए, कुछ ज़्यादा ही पास जा चुका है, उसके पास का उसके अंदर तक जा चुका। फिर हमारे लौंडे को मैसेज आता है कि संडे को जो मैं तुम्हारी ट्यूशन लेती थी उसको भी मैं कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। इधर से तो हमारे बंदे का माथा गर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि हमारे घर पे लड़की बैठे रहती है, उसको भूख लगता है, वो घर से बाहर निकलने की जा रही रहती है, उसके दरवाजे पे हमारा लौंडा खड़ा रहता है बहुत गुस्से के नज़र में। अब तो वो कहीं भाग भी नहीं सकती है, कहाँ जाएगी वो। फिर वो अंदर जाता है, उसको बैठ के बात करने को बोलता है। तो पहले तो शांति रहती है, फिर उसके बाद हमारा लौंडा बोलता है ये सब क्यों कर रहे हो तुम, मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, उस रात को तो तुमने बोला था कि मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगी। फिर उसके बाद तो हमारी लड़की बोलती है कि हाँ वही एक कारण है, इसलिए तो मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तभी ऐसे बात करते करते हमारी लड़की बोलती है कि देखो मैं तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दूँगी, मैं सब कुछ बंद कर दूँगी, सब कुछ अच्छे से रहूँगी, मैं तुम्हें को ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा, बट तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा, मेरे को फेक डेट करो। हमारा लड़का सोचता है कि मैं इसको फेक डेट क्यों करूँ, हमारे बीच में तो सब कुछ हो चुका है, मैं इसको रियल डेट भी कर सकता हूँ। तो हमारा बंदा थोड़ा सा मस्ती करने के लिए उसको बोलता है नहीं करने वाला, जा मेरे को पहले उस रात को बता तू अकेले पीने गई तो गई क्यों थी, ठीक है। तो वो बोलती है ये तुम्हारे बिजनेस नहीं है बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है।
फिर हमारा लौंडा बोलता है तब तो मैं तुम्हें क्लियरली रिजेक्ट करता हूँ इस ऑफ़र से, मतलब मैं इस ऑफ़र को नहीं लेने वाला, अगर तुम जब तक मेरे को बताओगे नहीं तुम्हारे एक्स और तुम्हारे बीच में हुआ क्या था। तो हमारी लड़की को ज़बरदस्ती बताना पड़ता है और फिर हमारा लौंडा एकदम ध्यान से सुनता है, इतने ध्यान से तो भाई वो पढ़ने के टाइम नहीं सुनता था, एक एक वर्ड ध्यान से सुनता है। उसे पता चलता है कि जय कैसे उसने उसको धोखा दिया, चीट किया और सबको ऐसा फैला दिया कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये ऐसी है, ये वैसी है। और 3 साल बाद वो वापस इसके लाइफ में आके मेरे को मतलब लड़की को हैरेस कर रहा है। फिर हमें लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा ही रो रही है। तो नया एपिसोड तो आ चुका है बट मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये एपिसोड पूरा एआई से मैंने डब करवाया है, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हिंदी का प्रयोग देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना और समझ में आए तो बता देना, नहीं आए तो अगली वीडियो में वैसे भी नॉर्मल वॉइस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है, फिर एंजॉय। सिर्फ सिर हिलाया। वह बस शांति से पढ़ाई करना चाहती थी और नाटक से दूर रहना चाहती थी। वह व्यक्ति घबराकर हंसा। उसकी मुट्ठियां खुजली करने लगीं क्योंकि वह तेहयोग के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वह आदमी उससे भी बड़ा कूड़ा साबित हुआ जितना उन्होंने पहले सोचा था। लड़की ने आंसू पोंछकर पूछा, अगर वे करीबी दोस्त नहीं थे तो उसने ऐसी राय क्यों बनाई? लड़के ने कहा, वे कभी दोस्त नहीं थे। उनके माता पिता करीब थे पर आपस में नहीं बनती थी। उसने कहा कि वह मदद करेगा और लड़की खुश हुई। वह चान वू की सहमति से हैरान थी, पर जब उसने सुना कि उसे अपनी शैली बदलनी होगी तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने कभी ऐसी लड़कियों को डेट नहीं किया था जो उसके जैसे कपड़े पहनती थीं। उसने उसे अधिक स्त्रीयोचित बनने का सुझाव दिया। वह पीछे झुका, होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी और कहता रहा कि उसे उससे बात करने का तरीका बदलना चाहिए। उससे पहले भी पूछा था, और अब जब वे एक रिश्ते में हैं तो उसे उसे ओपा कहना चाहिए, या कम से कम उसे सनबे तो जरूर कहना चाहिए। ये महसूस कर कि उसकी बातों में सच्चाई थी और वह बहस नहीं चाहती थी, लड़की मान गई। वह चाहता था कि अकेले में भी वह वैसा ही रहे, पर ये ह्योन परेशान थी। आखिरकार वे तो रिश्ते में होने का केवल दिखावा कर रहे थे, तो वह ऐसा व्यवहार क्यों करेगी, खासकर तब जब वे इतने करीब भी नहीं थे। छा इयुन वू उसके करीब झुका, भौहों के नीचे से देखा और हंसते हुए पूछा, क्या उसे याद दिलाना चाहिए कि वे कितने करीब थे? लड़की शर्मा गई, चेहरा लाल हुआ और मासूमियत से बोली, उस रात मैं इसे सहन नहीं कर पाया। वह अपनी सीट से उछलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि उसे रोक सके और इस बात पर जोर देने लगी कि अब उसे सब कुछ पूरी तरह से समझ आ गया है। चानवू ने कहा कि उसने उस रात उसकी मदद करने का वादा किया था। वह जानता था कि वह बदलना चाहती है और इसी वजह से उसने उसकी मदद मांगी थी। वह अपनी बात पर अड़ा रहा, पर उसे उसकी बात भी सुननी पड़ी। खा अगर वह ऐसा करेगी तो उसे वांछित परिणाम मिलेंगे, उसने वादा किया। वह लड़की के पास गया जो अब परेशान थी और धीरे से कहा कि वह अपना वादा निभाएगा और उसकी मदद करेगा। उस लड़के ने बहुत धीरे से और कोमलता के साथ उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने उसे यह एहसास दिलाया कि वह उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। जिह्योन के हाथों में गर्मी और आत्मविश्वास था। लड़की ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं देखभाल करूंगा। शब्द सुनते ही उसका दिल धड़का। वह उस पल में स्थिर रहना चाहती थी। अगली सुबह जब लड़की विश्वविद्यालय के लिए जा रही थी, तभी छा युनवू अचानक उसके पास आया। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा, उसे एक बेहद आकर्षक मुस्कान दी और कहा कि उन्हें एक साथ चलना चाहिए। से यून, जो उसके बगल में चल रही थी, ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे अह्योन को परेशान करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसका व्यवहार अजीब था। लेकिन इसके बजाय लड़के ने लड़की को पास खींचा, सिर उसकी ओर झुकाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब उसकी सहेली उसे देख रही थी। जिह्योन शर्म से जल रही थी। असमंजस में पड़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, खास तौर पर अब? लड़की को जवाब देने का मौका दिए बिना नाम चानवू ने हंसकर कहा कि वे अपडेट कर रहे हैं। कांग से यून सदमे से स्तब्ध रह गई, जैसे बिजली गिरी हो। उसका गुस्सा बेकाबू था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। लड़की ने ये ह्योन से पूछा, क्या लड़के ने धमकाकर डेटिंग के लिए मजबूर किया? यौन अपनी सांस को रोके हुए दालान के बीचों बीच खड़ी थी और चारों ओर देख रही थी। वह चाहती थी कि बिना ध्यान खीन से चुपचाप पढ़ाई पूरी करे, लेकिन इसके बजाय वह विश्वविद्यालय के सबसे कुख्यात दिल तोड़ने वाले की बाहों में लिपटी हुई थी। वह चारों ओर मौजूद सभी लोगों की चौकस निगाहों के सामने उसके सिर के ऊपर धीरे से चूम रहा था। यह दृश्य ऐसा था कि मानो सभी की नजरें उन पर ही टिकी थी। नामचान उन्हें लड़की की ओर एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी और यह स्पष्ट था कि वह इस बात का पूरा आनंद ले रहे थे कि वह उनके आसपास कितनी आकर्षक और घबराई हुई लग रही थी। फुसफुसाहट गुंजी। क्या यह वही व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में हाल ही में समूह चैट में चर्चा थी?
जिसने कभी लड़की को अनदेखा नहीं किया। जब योन ने उसे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा तो उसने बड़ी आंखों से देखा। उसने सोचा नहीं था कि वह सबके सामने ऐसा करेगा। अब वे कैंपस में चर्चा बन गए और उनके झूठे प्यार की कहानी शुरू हुई। वह लड़का वहीं खड़ा रहा और उसे देखकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरता रहा। वह इस पल का आनंद लेना चाहता था और इसे थोड़ी देर और महसूस करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत ही खास और खूबसूरत अनुभव था। उसकी नजर इतनी कोमल थी कि यी ह्योन ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। वह समझ नहीं पाई, क्या वह सच में इतना अच्छा दिखावा करता है? जब वे दोनों क्लब रूम में पहुंचे तो सोन जिन आह ने खुशी से कहा कि उसने सुना है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। योन ने अजीब सी मुस्कान दी। चा युनवू के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसकी सहेली ने तुरंत ही सवाल पूछने की शुरुआत कर दी, यह कब और कैसे हुआ? आखिरकार ये ह्योन हमेशा लड़कों से बचती हुई लगती थी। जी हयोन के दिल में खौफ छा गया। उन्होंने ऐसे पलों के लिए कोई कहानी नहीं बनाई थी। तभी अचानक उसने अपनी कमर पर एक गर्म हाथ महसूस किया। उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और करीब कर लिया। वह आश्चर्यचकित थी कि उसने कितनी जल्दी और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। फिर उसने अपनी ठोड़ी उसके सिर पर रख दी और प्यारी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसने सच कहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की और भी घबरा गई। उसके गाल और कान गहरे लाल हो गए। वह अपनी भावनाओं को इतने खुले तौर पर प्रदर्शित करने की आदी नहीं थी और इससे भी अधिक उसे यह स्वीकार करने में डर लग रहा था, यहाँ तक कि खुद से भी, कि जब वह उसे छूता था तो उसे अच्छा महसूस होता था। यह उसके लिए एक नई अनुभूति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तनाव सहन न कर पाने से उसने उसका हाथ झटका और कहा कि वे बाद में बात करेंगे। जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। कक्षा सामान्य रूप से चलती रही और लड़की ने व्याख्यान पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की। चान वो उसके पास बैठा, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज किया। उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने हंसते हुए एक हाथ से मुंह ढका और दूसरे से उसका हाथ पकड़ उंगलियां फंसा। जिहियोन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने देखा संतुष्ट लड़का। असमंजस में पड़कर वह फिर से शर्मा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन चान वू की प्यारी मुस्कान देख उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़का संतुष्ट बैठा रहा, हाथ पकड़े, व्याख्याता को सुनने का नाटक करते हुए। उसने तय किया कि वह हाथ नहीं खींचेगी। इस दौरान कांग ताइह्योक, जो उन्हें देख रहा था, ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। वह जो देख रहा था उससे साफ तौर पर नाखुश था। कक्षा खत्म हुई और लड़की घर जाने को तैयार थी जब उसने लड़के को आते देखा। छान वू ने उसे पकड़कर साथ चलने लगा। वह उसकी ओर झुकी और धीरे से पूछने लगी कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। कक्ष तो समाप्त हो चुकी थी और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें हर समय एक साथ रहना जरूरी था। पर वह लड़का मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर चंचलता से कहा कि वे डेट कर रहे हैं और वो उसके साथ रहना चाहता है। क्या जोड़े ऐसा नहीं करते हैं? अचानक उन्हें पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। युवा लोगों का एक समूह इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि आखिरकार ये दोनों वाकई में डेटिंग कर रहे हैं या नहीं। शुरुआत में वह चुप रही क्योंकि यह वही था जो वह चाहती थी। हर कोई सोचे कि वह रिश्ते में है और ध्यान देना छोड़ दे। तभी उसने सुना कोई कह रहा था कि वो प्रोफेसर की पूर्व पत्नी है जिसने पहले हंगामा किया था और अब वह नए आदमी के साथ है। किसी ने बताया कि नाम चान वू की बदनामी है और उसने दूसरी लड़की को फंसा लिया है। वे फिर से चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों साथ कैसे आए। चान वू ने भी वही सुना था जो उसने सुना था, इसलिए उसने लड़की को पीछे हो रही गपशप सुनने से रोक दिया। उसने जियोन को असहज देखा और ध्यान भटकाने के लिए उसका चेहरा घुमा दिया। उसने कहा कि वह विचारों में न खोए और पूछा रात के खाने में क्या चाहती है। लेकिन लड़की ने सुनी बातों पर सोचना शुरू किया और विचार इकट्ठा नहीं कर पाई। उसने कहा कि अभी रात के खाने के बारे में नहीं सोचा। आदमी ने चिंतित होकर देखा। उसने सोचा था कि कुछ समय अफवाहें चलेंगी पर लड़की इतनी परेशान हो जाएगी, यह नहीं सोचा था। पीछे बैठा व्यक्ति लगातार बकबक करता रहा, जोर से चर्चा करता रहा कि क्या वे एक हैं। वे एक दूसरे के लिए सही थे। नामचान वो ने कंधे पर देखा और उस काले बालों वाले लड़के को देखा जो लगातार बात कर उसे परेशान कर रहा था। लड़की से एक भी शब्द कहे बिना वह थोड़ा दूर हट गया। फिर उसने उस लड़के के ऊपर मंडराते हुए उसे गहरी और भयंकर नजर से देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि उस आदमी की ऊंची आवाज में बकबक उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहादुर नहीं था तो झुककर पूछा, क्या सच में को ई उसकी राय की परवाह करता है या वह सिर्फ पीठ पीछे बातें करते समय साहसी होता है। उसने आदमी के पैर पर पैर रखा, धमकाने वाली नजरों से देखा और कहा कि वह ऐसे लोगों से नफरत करती है। वह व्यक्ति डर से पीला हो गया और कुछ नहीं बोल सका। इसके बाद चानवू उस लड़की के पास वापस आया। उसने उसे फिर से गले लगाया मानो कुछ नहीं हुआ हो और उसके साथ चलना जारी रखा। पीछे मुड़कर इयोन ने देखा कि वह व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। उसने लड़के को देखा और सोचा, इससे पहले कोई उसके लिए नहीं बोला था और वह संघर्ष से बचता था। पहली बार उसने
उसे लगा कि वह किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा संरक्षित है। छान वू का नाम बहुत आत्मविश्वासी और स्पष्ट था। यह सोचकर कि वह भी वैसी बनना चाहती थी, लड़की ने खुद को दोषी माना कि उसने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है मानो उसके विचारों को पढ़ते हुए वह व्यक्ति धीरे से झुक गया और समझाते हुए बोला कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसी बकवास बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वे सच नहीं थी और केवल उसे परेशान करने के लिए कही गई थी। यौन ने शर्म से नजरें झुका लीं। सब कुछ उसके चेहरे पर था। उसने कहा, वह नहीं जानती ऐसी स्थितियों में कैसे व्यवहार करे। उस आदमी ने उसे गले लगाकर चिढ़ाते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो उन लोगों के पास कर जो कुछ भी वह सोचती है वह सब कह सकती है, या फिर वह उसे सब कुछ संभालने दे सकती है। हंसते हुए बोले, जरूरत पड़ी तो सबको संभाल लेंगे। वे खुशी से हंसते हुए आगे बढ़े और पहली बार लड़की को सच में खुशी और सुरक्षा महसूस हुई। वह मुस्कुराई और कहा, ऐसी बातें मत करो। शाम हो गई थी और ट्रैफिक जाम में गाड़ियां कतार में थीं। कांग थाई ह्योक ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या यह सच है कि नाम छान वो अयोन को डेट कर रही थी? वह यात्री सीट पर तटस्थ भाव से बैठी थी, सीधा देख रही थी। कुछ समय तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा कि यह सही है कि वे दोनों एक रिश्ते में हैं। उसके जवाब पर चकित ताएह्यूक ने पूछा, क्या उसने सच में बदला लेने के लिए डेटिंग शुरू की थी? यह सोचते हुए कि वो क्या उम्मीद कर रही थी, उसने उसे बात पूरी नहीं करने दी और तेजी से मुड़कर कहा कि जो भी वो सोच रहा है वो ऐसा नहीं है। उसने कहा कि नाम चांद वो उसे पसंद था और उसे भी इसलिए साथ रहने का फैसला किया। उसकी निजी जिंदगी उसकी नहीं थी। उस आदमी ने सामने देखा और पूछा कि वे खाना खाने क्यों नहीं गए। उसने अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली और दृढ़ता से कहा कि कार को तुरंत रोकें। लड़की ने उससे आखिरी बार बात करने का सोचा, पर अब वह कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। जब कार सड़क के किनारे आकर रुकी तो लड़की ने गहरी सांस लेते हुए राहत की भावना महसूस की और बाहर निकल गई। उसने झुककर उससे कहा कि वह उसे विश्वविद्यालय से लेने न आए, क्योंकि वह और कोई अफवाहें नहीं फैलाना चाहती थी। आखिरी फेंक, लड़की ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वह उसे बातचीत नहीं करना चाहती है और न ही कोई संबंध रखना चाहती है। कांग ताई ओके ने उसे अजीब नजर से देखा, मुस्कुराया और सुरक्षित घर जाने को कहा। यह भी कहा कि वे कल मिलेंगे। फिर कार तेजी से चली गई और लड़की सोच में पड़ गई। उसने मुट्ठियां भींच लीं और सोचा कि कल कक्षाएं नहीं हैं तो वे नहीं मिलेंगे, और उसके आखिरी वाक्य का क्या मतलब था। वह उसके खेलों से थक चुकी थी और बात नहीं करना चाहती थी, तो वह उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। गहरी सांस लेकर उसने घर जाने का तय किया, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात नाम चांद वू से हुई, जो उसके पास आया था और उनसे बात करने लगा। उसकी आंखें हैरान थीं। उसने जाती कार को देखा और पूछा, क्या वह ताई ओ की कार में थी? उसे देखते ही लड़की के मन में अतीत के एक पल की यादें ताजा हो गईं। जब एहोन ताइयोक के साथ बैठक में पहुंची तब उसने खुद को अपने पूर्व पति के साथ ऐसी ही स्थिति में पाया था। वह अपनी सहेली से रास्ते में बातचीत कर रही थी, लेकिन लड़के ने कहा कि वह व्यस्त था और काफी देर से इंतजार कर रहा था। जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, उसने बताया उसे वह असभ्य थी और उसे ठेस पहुंचा रही थी। उसने चान वू को देखा और सोचा, शायद वह नाराज है। जब लड़के ने कहा कि वह देर से इंतजार कर रहा था तो उसका दिल धड़क उठा। उसने पूछा, क्या वह नाराज है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नाराज होऊंगा, वह बस था। मुझे उसकी चिंता हुई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और उनका घर अंधेरी गली में था। फिर उन्होंने सामान्य तरीके से वस्त्र लपेटा। उसने कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराई और पूछा, रात के खाने में क्या चाहती हो? अहयेओन ने उसे आश्चर्य से देखा। उसने सोचा था कि वह ताएह्यूक की तरह चिंतित हो जाएगा, लेकिन वह आदमी था उसके लिए दयालु और चिंतित। उसने पूछा कि क्या वह अब तक खाना नहीं खाया था। छान वू था। खुश होकर उसने कहा कि वह उसके साथ खाना खाने का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्यों ऐसा? लड़के ने चिढ़कर कहा, कर सकते हैं, क्या कोई लड़का अपनी प्रेमिका संग खाना खाना चाहता है? इओन ने कहा कि वह फिर वही कर रहा है और वह आदमी हंस पड़ा। वे गले मिले और हंसते हुए घर गए। अगली सुबह युवा जोड़ा फिर साथ विश्वविद्यालय चला। लड़के ने देखा शर्ट का कॉलर झुर्रीदार था, उंगलियों से सीधा कर दिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी और उत्साह की लहर आई। उसका चेहरा लाल हुआ, वह स्तब्ध थी। उसकी उंगलियां धीरे से गर्दन छू रही थीं। छा यून वू चुप रहा, जबकि उसने उसके गालों पर लाली देखी और मन में सोचा कि वह सच में बहुत प्यारी और विनम्र थी। वह और शर्मिंदा न हो, इसलिए उसने चिढ़ाते हुए कहा कि वह उससे भी अधिक अनाड़ी है। योन ने उस जगह पर हाथ फेरा जहां उंगलियां छुईं। उसे सिहरन हुई। थोड़ी देर में लड़की का पाठ समाप्त हुआ। उसने चांद वू का संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि वह कक्षा के बाहर इंतजार कर रहा है। वह तेजी से बाहर आई और देखा, पर भीड़ में वह लड़का नहीं देखा। अचानक
लड़की ने देखा कि वह दो बड़े हाथों में फंसी है जो उसकी कमर पकड़ रहे हैं। उसने अपनी पीठ पर चौड़ी छाती महसूस की। चान वू ने उसका नाम पुकारते हुए उसे पीछे से गले लगाया और फिर उसकी गर्दन के पीछे धीरे से चूमा, उसकी भीनी खुशबू को गहराई से सूंघा। इस बात से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिखने में वे बहुत सुंदर जोड़ी थे। लड़की ने कहा कि वो डर गई है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बताया था, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वह उसे गले लगाए रहा। वे गलियारे से नीचे गए। लड़के ने हमेशा की तरह उसकी गर्दन में बांह डाल दी और कहा, अगली बार पहले बता दूंगा। लड़की फिर शर्माई, पर उसकी उपस्थिति और आलिंगन हर पल अधिक परिचित और सुखद होते गए। शाम हुई और युवा जोड़ा साथ साथ टहलते हुए घर की ओर चल पड़ा। वे खुश होकर बातें करते हुए आगे बढ़े। लड़के ने पूछा, क्या वो अगले हफ्ते क्लब की बैठक में आएगी और ट्यूशन मिलेगा? अहयोन ने जवाब दिया कि वह निश्चित रूप से उसके साथ वही पाठ पढ़ाएगी। परीक्षा नजदीक थी। उन्होंने कैफे में रुकने का सोचा। लड़की ने उसे डांटा और कहा कि उसे पास होने के लिए ध्यान देना होगा। अचानक लड़की स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या देख रही है। उसने एक लड़के को देखा जो उसके भाई जैसा ही दिखता था, यहाँ तक कि उसने हाई स्कूल की वही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अचानक लड़का पलटा और जोर से चिल्लाया। वह सचमुच उसका छोटा भाई जेह्युक था। अहयोन उलझन में थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंची और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह अचानक उसके विश्वविद्यालय के पास क्यों आ गई थी। और इसलिए थोड़ी देर बाद लड़की, उसका छोटा भाई, उसका वर्तमान नकली प्रेमी और उसका पूर्व प्रेमी एक ही मेज पर अजीब सी खामोशी में बैठे हुए थे। आखिरकार अहयोन ने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे आए? लड़के ने अपनी बहन को ध्यान से देखा और पूछा कि क्या उसने अपनी काकाओ भाषा की भाषा भी अच्छे से जांची है या नहीं। लड़की ने फोन उठाकर मैसेंजर देखा और भाई के कई संदेश देखकर चौंकी। उन्होंने कहा कि जब वे उसके विश्वविद्यालय पहुंचे तो मैसेज और फोन किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। अंत में वह भटकता रहा जब तक उसकी मुलाकात कांग ताई ह्यूक से नहीं हुई। अहयोन को भाई के प्रति दोषी लगा जब उसने पूछा, बगल का लड़का कौन है? चान वो तनाव में आ गया और लड़के को गौर से देखा। वह जानना चाहता था कि लड़की क्या बोलेगी, खासकर जब उसका पूर्व प्रेमी पास ही बैठा था। लड़की भय से कांप रही थी। उसकी नजरें भी धुंधली हो रही थीं। वह नहीं जानती थी क्या करना है। अगले ही पल चान वू झुका, मुस्कुराया और जोर से कहा कि वह उसका प्रेमी है। ज़ेह्युक हू उन्हें देखता रहा और शब्दों का अर्थ धीरे धीरे समझ आया। सदमे में उसने उनकी ओर देखा और चिल्लाया, उसे विश्वास नहीं हो रहा। युवा लोग ताई ह्यूक की कार में थे। ज़ेह्युक ने फोन पर समय देखा और महसूस किया कि घर लौटने में अब बहुत देर हो गई है। उसने कहा कि वो अपनी बहन के हॉस्टल में रह सकता है। मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने अपने प्रशंसकों को ये बात नहीं बताई थी। परिवार को बताया कि उसे हॉस्टल में कमरा नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि वह घर में कमरा किराए पर ले रही थी। कांग ताई ह्यूक ने लड़के को घर पर रहने का सुझाव दिया, लेकिन चान वू ने अचानक रोक दिया। वह व्यक्ति धीरे से पीछे की सीट से आगे झुका और कहा कि वह उसके साथ और उसकी बहन के साथ उनके घर पर आराम से रह सकता है। लड़के ने धीरे से सिर घुमाया, बहन को ठीक ही नजर से देखा और गुस्से में पूछा कि वह हमारे घर के बारे में क्या कहना चाहती थी। लड़की को समझ आ गया कि अब कोई चारा नहीं है, उसे भाई को सब बताना होगा। वह चान वू के साथ कैसे रहने लगी। उसकी बात सुनकर भाई ने पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? यो ने उत्तर दिया कि सब कुछ ठीक है और जिस गेस्ट हाउस में उसने कमरा किराए पर लिया था वह बेहद आरामदायक और सुखद है। फिर लड़के ने उसे देखा और चान वू की ओर इशारा कर पूछा, क्या वह भी वहां कमरा किराए पर ले रहा है? चान वू ने अपनी नकली प्रेमिका के भाई की तरफ देखा। यह स्पष्ट नहीं था कि लड़का पूर्वाग्रह से भरा है या बहन के प्रति चिंतित है। वह उसके पास गया, उसकी उंगली पकड़कर मजाक में कहा कि वह सिर्फ उसका ही नहीं, उसकी बहन का प्रेमी और होने वाला साला भी है, इसलिए लड़के को उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज़ेह्युक ने उत्सुकता से बहन से पूछा कि लड़का क्या बकवास कर रहा है और उसे अजीब कहा। लड़की चुपचाप खड़ी उनके मजाक को देख रही थी। इस समय ताये युक ने लड़की को ध्यान से देखा और नाम चान वू के विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिससे वह स्थिति को लेकर अनिश्चित था। उसकी गहन निगाह देख उसने ईमानदारी से छोटे भाई की देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। लड़का मुस्कुराया क्योंकि लड़की अब बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह याद करता था। मुस्कुराते हुए वह जाने के लिए मुड़ा, फिर अचानक मुड़कर उसके चेहरे का ई ओर झुक गया। उसकी घबराहट देख वह मुस्कुराया और कहा कि अगली बार उसे उसके साथ कुछ व्यवहार करना चाहिए। उसे शुभ रात्रि ताई ओके
लड़की को परेशान करने के लिए खुद पर बहुत प्रसन्न था। उसने पीछे मुड़कर मुस्क उड़ाते हुए उसे हाथ हिलाया। फिर उसने कहा कि वह बाहर न खड़ी रहे बल्कि घर के अंदर चली जाए। लड़की उसे याद दिलाना चाहती थी कि उसने कहा था उससे न मिले और परेशान न करे, पर वह यह कह नहीं पाई। वह वहीं खड़ी रही और अधिक तीखी प्रतिक्रिया देने का साहस नहीं जुटा सकी। उसे उम्मीद थी कि वह अभी भी उससे बच पाएगी। इस बीच चांदवू अपने छोटे भाई के साथ मस्ती कर रही थी। माहौल हल्का हो गया, जैसे कुछ असामान्य नहीं था। रात हो चुकी थी और युवा लिविंग रूम में बैठे तय कर रहे थे कि कौन किस कमरे में सोएगा। चांदवू ने लड़के से कहा कि वे दोनों लड़के हैं, इसलिए उसे अपने कमरे में रहना चाहिए। लेकिन जी ह्यूक को अपनी बहन के प्रेमी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वह उसकी सुरक्षा के लिए साथ सोएगा। वे एक दूसरे को घूर रहे थे, कोई पीछे हटने को नहीं था। लड़की वहीं बैठी रही, जाहिर तौर पर शर्मिंदा। उसने सेउंग में रात बिताने का सोचा था। जैसे जैसे लड़के लगातार बहस में उलझे रहे, यी ह्योन का तनाव और भी अधिक बढ़ता चला गया। अचानक चांदू ने उस लड़के से कपड़े मांगे जो उसने कुछ समय पहले उधार लिए थे और अब वह उन्हें लौटाना चाहता था। जिह्यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतने अजीब व्यक्ति को डेट कर रही है। लड़के ने विरोध किया और अपनी बहन से कुछ करने के लिए कहा, लेकिन चांदवू केवल हंसता रहा और बार बार अपने कपड़े वापस करने की मांग करता रहा। वह दो लड़कों के झगड़े में फंसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना चोट पहुंचाए क्या करे। तनाव इतना था कि सिर फटने जैसा लग रहा था। अंततः उसने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस लड़के की गर्म सांसें उसके गालों को गुदगुदा रही थीं, लेकिन वह आंखें बंद नहीं कर सकी। चांदवू उसके पास लेटा था और वह उसकी गर्मी व सांसों की शांति महसूस कर सकती थी। उसका चेहरा बस कुछ सेंटीमीटर दूर था। एम लड़के ने धीरे धीरे आगे बढ़कर नींद में सो रही लड़की को गले से लगा लिया। इस बीच उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह स्थिति कैसे हुई। कुछ घंटे पहले युवा बहस कर रहे थे। चांदवू ने पूछा कि क्या जिह्यू के लिए अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में सोना इतना जरूरी था, क्योंकि वह अब एक वयस्क था। फिर आदमी ने कहा, लड़का उसके कमरे में सो सकता है। जिह्यूक इस विकल्प से संतुष्ट नहीं थे और विरोध करने वाले थे, लेकिन चांदवू ने शांति से कहा कि वह खुद लिविंग रूम में सोफे पर सोएगा। यह विकल्प लड़के के लिए सही था। उसकी बहन सुरक्षित रहेगी और उसे अजनबी के साथ कमरा साझा नहीं करना होगा। वह खड़ा हुआ और कहा, ऐसी स्थिति में वह सो जाएगा। तभी यही उनको लगा कि उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब सोने का समय है। वह छोटा था, फिर भी आत्मविश्वास से बहन को उसके कमरे में ले गया ताकि वह चांदवू के साथ अकेली न रहे। लड़की अपने भाई की चिंता की सराहना की और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई हमेशा उसकी परवाह करता है और उसकी खुशी का ख्याल रखता है। वह उसे जिम्मेदार युवक बनते देख खुश थी। लड़के ने कहा, कुछ हो तो तुरंत चिल्लाना। वह मुस्कुराई और पूछा, घर पर रहते हुए क्या हो सकता है? घर पर जिह्यूक ने उसे घातक नजर से घूरा। उसकी खतरनाक आभा से स्पष्ट था कि वह गंभीर था। अह्योन को एहसास हुआ। उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो वह उसे निश्चित रूप से बुलाएगी और उसकी मदद लेगी। चांदवू शांति से बैठा देख रहा था कि लड़का उसकी बहन को कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और ऊपर जाने से पहले उसे धमकी भरी नजर दी। लड़का मुस्कुराया, देखकर चौंका कि स्कूली लड़का बहन के लिए इतना सुरक्षात्मक था। रात काफी हो चुकी थी और सेओनेहोन अपनी नाक तक कंबल में छिपकर शांति से सो रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे बिस्तर ढीला होने का भी ध्यान नहीं रहा। वह व्यक्ति पास बैठा, तभी वह नींद में बुदबुदाई। लड़की मुड़ी और आधी नींद में महसूस किया कि कुछ उसके पैरों को छू रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, नींद से जागी और सामने देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चांदवू का चेहरा बहुत करीब था, जिससे उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी बेचैनी और निगाहों की तीव्रता को महसूस करते हुए उसने आंखें बंद रखते हुए धीरे से कहा कि वह अब सोफे पर नहीं रह सकता। गलती से उसका हाथ टकराया और वह चौंक गई। योन ने तुरंत कहा कि ऐसी स्थिति में वह सोफे पर सो जाएगी। वह उठने वाली थी, तभी उसने महसूस किया कि आदमी ने कलाई पकड़ ली। वह उनके हाथों को उत्सुकता से देखने लगी। उसका गला सूख गया। वह आदमी उठा और बोला कि बाहर बहुत ठंड है, ठंडे कमरे में सोफे पर सोने से सर्दी हो सकती है। योन शर्मा गई। रात में उसके साथ एक बिस्तर पर रहना अजीब था। उसने कहा कि वह ठीक होगी, चिंता की जरूरत नहीं है। नाम चांदवू ने उसे ध्यान से देखा और देखा कि वह कितनी शर्मा रही थी। साथ ही वह काफी शर्मिंदा भी लग रही थी, लेकिन वह उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने बस उसे अपनी ओर खींचा, जिससे वह धीरे से तकिए पर गिर पड़ी। उस आदमी ने कहा कि उसे इतनी ठंड लग रही थी कि उसे गर्मी चाहिए थी और उसे इसकी जरूरत थी, नहीं तो वह बीमार पड़ जाएगा। उसने उसे एक खिलौने की तरह गले लगाया और अपने बड़े हाथ से उसे ढक लिया।
जिह्योन ने महसूस किया कि गर्मी निकल रही है और उसकी सांस त्वचा से टकराकर सिहरन पैदा कर रही थी। वह इतनी असहनीय रूप से असहज हो गई कि उसने एक बार निगल लिया और उसकी निगलने की आवाज कमरे की शांति में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वह जानकर स्तब्ध थी कि उसकी घबराहट दिख गई। चानवू ने भी रुकर देखा और जांचा कि क्या उसके साथ सब कुछ सही है या नहीं। पहले वह चौंका, फिर मुस्कुराया। उसकी सुंदरता से मोहित था। हालांकि वह उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और भोलापन देखकर उसकी प्रतिक्रिया से उसके चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कान आ गई। योन को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वह शर्म से आंसू बहाने वाला है। वे करीब आ गए थे, पर स्थिति उसे परेशान कर रही थी। उसने महसूस किया जैसे उस लड़के ने धीरे से उसके गालों पर उंगलियां फिराई, उसे सहलाया और फिर अपनी बाहों में भर लिया। शरीर के चारों ओर उसने उसे कंबल में लपेटा, फिर उसे कसकर पकड़ लिया और अपने से चिपका लिया। उसने उसकी गर्दन में नाक दबाई और कहा, इससे ठंड नहीं लगेगी। उसने धीरे से फौंक मारी। उसकी त्वचा कांप उठी और रोंगटे खड़े हो गए। उसे चिढ़ाना अच्छा लगा और उसकी प्रतिक्रिया से खुश होकर मुस्कुराया और आंखें बंद कर सिर कंधे पर टिका दिया। लेकिन अब अहयोन को नींद की चिंता नहीं थी। वह छत की ओर देखती रही। विचार उमड़ रहे थे। उसकी तेज धड़कन की आवाज सुनकर लड़के ने उसकी तरफ देखा और उसने देखा कि वह सोई नहीं थी। जैसे उसे एहसास हो, लड़की ने सिर घुमाया और दोनों की नजरें मिलीं। उसने गहरी सांस ली और लड़का उसके होठों तक आया। वे लगभग एक दूसरे को छूमने वाले थे, फिर अचानक दूर हो गए। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनकर लड़का और लड़की घबराकर कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगे। उन्हें आस हुआ कि दरवाजा कभी भी खुल सकता है और जिह्युक उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ सकता है। कुछ ही क्षणों में अचानक नींद में लड़के ने दरवाजा खोला। कमरे में रोशनी आई। उसने ध्यान से देखा, संतुष्ट होकर कि बहन सो रही है। उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। योन का दिल तेज धड़क रहा था। वह स्थिर रहकर भाई को सोने का दिखावा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि वह चला जाए। इस बीच नामचान वो कंबल में छिप गई और उसने लड़की को कमर से पकड़ा। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने पूछा, क्या भाई चला गया? लड़की मुस्कुराई, आश्चर्यचकित थी कि वह कितना प्यारा था। उसने कहा, सब स्पष्ट है। अगले ही क्षण उसने लड़की को अपनी ओर और भी कसकर पकड़ लिया। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा और अंततः उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। अगली सुबह योन ने भाई को विदा किया और सुरक्षित घर पहुंचने की कामना की। उसने उससे कहा कि वो उसके माता पिता को न बताए कि वो बोर्डिंग हाउस में है और वादा किया कि सब ठीक रहेगा। जिह्युक ने गहरी सांस ली और सहमति जताई, लेकिन फिर अपनी बहन के प्रेमी पर एक आखिरी बार ध्यानपूर्वक और जांचपूर्ण नजर डाली। बहन ने उसे अलविदा कहकर गले लगाया। चान वू ने भी गौर से देखा। वह सोच रहा था कि ये भाई बहन होते हुए भी उनके चरित्र अलग थे। लड़के ने उसकी जांचती नजर देखी और गुस्से से देखा। विदाई के समय लड़की ने अपने भाई को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराई। उसे पकड़ लिया, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी ओर हाथ हिलाए हुए, उसने निमंत्रण किया। वह बहुत खुश लग रहा और उसकी मुस्कान एक विशेष कार्य जो उसकी आवाज थी, उसने बड़ी आस्था से बुलाया, जैसे कि उसे पसंद करने के लिए लगा रहा हो। अहयोन ने महसूस किया कि वे फिर अकेले हैं। सेयून अभी तक नहीं लौटी थी, तो वे अकेले थे और उसे शर्मिंदगी हुई। तभी चान वू ने लड़की को बाहों में खींचा और शरारती मुस्कान के साथ कहा कि उसका भाई चला गया है, अब वे अकेले हैं। उसने उसे खींचा और कान में कुछ मूर्खतापूर्ण कहा, जिससे वह शर्मा गई। उसने कुछ कहा, लेकिन लड़का हंसने लगा, जो उसे मजाक में चिढ़ा रहा था। तभी उन्होंने कांग से यून की आवाज सुनी और पलटे। लड़की कुछ मीटर दूर खड़ी थी, शर्मिंदा कि उसने उन्हें निजी पल में देखा, और पूछा क्यों बाहर खड़े हैं। घर में घुसते ही वे चर्चा करने लगे कि मौसम धीरे धीरे अधिक गर्म होता जा रहा था। यिह्योन ने उस आदमी को अचानक पुकारा। वह हाल की घटना पर बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे सेओन द्वारा पकड़े जाने पर अजीब लगा। उस समय चान वू ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ मुड़कर कहा कि उसे ओप्पा या सुनबे कहना चाहिए। उसने उसे यह याद दिलाया कि उसने पहले ही उसे यह बात कह दी थी। शर्मिंदा होकर लड़की ने अपना गला साफ किया, फिर अनिश्चितता से उसकी ओर देखते हुए उसे कहा कि वह उसे सार्वजनिक रूप से इतने आत्मविश्वास से न छुए। उसने यह भी कहा कि कम से कम उसे पहले चेतावनी दे कि वह क्या करने वाला है, ताकि वह तैयार रह सके। लड़के ने ध्यान से सुना और विश्लेषण किया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, इसका मतलब है कि वह उसे जैसा चाहे छू सकता है। अकेले में लड़की फिर शर्म से लाल हो गई और बोली, उसका ऐसा मतलब नहीं था। वह आदमी जोर से हंसा। 2 हफ्ते बीत चुके थे जब से ये युवा अपने नकली रिश्ते में आए थे, और अब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा और संतोषजनक चल रहा था। अयान उस लड़के के साथ और भी अधिक आराम महसूस करने लगा था और वे दोनों मिलकर अच्छा समय बिता रहे थे। उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि कांग थाई ह्योक अब भी कभी कभी पत्र लिखता और मिलने की कोशिश करता था। हालांकि दूसरी ओर नाम चानवू के साथ हर चीज बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। उन्होंने मधुरता से बात की और उस लड़के की ईमानदारी और दयालुता ने उसे चौंका दिया।
कभी कभी उसे डर लगता था क्योंकि वह इसकी आदी हो रही थी। वह उनकी बातचीत को देख रही थी और उसने जो इमोजी इस्तेमाल किए थे उन्हें देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह विचारों में इतनी खोई थी कि उसे याद आया चान वू का संदेश आया था। चूंकि चैट खुली हुई थी, उसने देखा कि उसने उसे तुरंत ही पढ़ लिया था। वह व्यक्ति अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था। उसी समय उसने अहियोन को संदेश भेजा। फोन चेक करने पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसने तुरंत पढ़ लिया था, जैसे वह संदेश का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराया, सिगरेट फेंकी और नया संदेश लिखा। जब उसने अपने दोस्तों से पलटकर कहा कि उसे अब जाना है तो वे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे अनुमान लगाने लगे कि शायद वह सच में उस लड़की को डेट कर रहा था। यह सुनकर सभी हैरान थे और वे सोचने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। अफवाहें सच थीं। कुछ समय बाद यी ह्योन विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां उसे अप्रिय आश्चर्य मिला। अजनबी को देख वह स्तब्ध रह गई। बहुत सुंदर लड़की। लड़की ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा, अपनी बाहें अपनी छाती पर मजबूती से रखी और बड़े गर्व से घोषणा की कि वह चान वू की प्रेमिका है। आई एम बैक। इतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी बट अभी ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने आ चुका हूँ वापस से। तो एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स गो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो एक कैफ़े पे काम कर रही है। उसे कस्टमर बुला रहे हैं पर वो सुनी नहीं क्योंकि वो किसी चीज़ में खोई हुई है। क्योंकि उसके साथ 2-3 दिन पहले ऐसी घटना हुई रहती है कि वो उसमें खोई रहती है। और घटना क्या थी, वो क्लास में से निकलती है और उसके मुंह पे एक लड़की आगे खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि मैं नाम चिंगहो की गर्लफ्रेंड हूँ। बोले तो टॉक्सिक हीरो की वो गर्लफ्रेंड है, ऐसा वो बोलती है उसको। और उसको वो लड़की अपने हीरोइन को देख के सोचती है ये कैसी औरत है, इस ऐसी औरत हमारे बंदे को पसंद कैसे आ गई। बोले टॉक्सिक हीरो को ऐसी लड़की पसंद कैसे आ गई। तभी हमारा टॉक्सिक हीरो पीछे से आता है हंसते हंसते। तभी लड़की को देखता है, थोड़ा सोचता है कि ये है कौन, मैं इसे जानता हूँ क्या। तब तक लड़की आके उससे चिपक जाती है और बोलती है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये वो फलाना ढेगाना। बट लड़का बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की का ऑरा नेगेटिव हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि हमारे जो भी पुराने दोस्त हैं वो लोग शाम को पार्टी रखे और तुम्हें आना होगा। हमारा बंदा बोलता है ना 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 ना, मैं नहीं आ सकता भाई, बहुत बिजी पर्सन हूँ मैं। हमारी हीरोइन बोलती है कि भाई चले जा, चले जा भाई, चले जा, कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूँगी। बट हमारी लड़की के मन में भी बहुत वो विचार आ रहे रहते, नहीं जाने देना चाहिए था इसको यार, ये वो फलाना ढिकाना। और इतने दिन से ये लोग जब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं तब से ये अब कभी भी घर अकेले नहीं गई थी और आज ये अकेले जाती है। तो हमारा बंदा तो चले जाता है फिर पार्टी में और फिर हमारी लड़की उसके इंतज़ार में बैठे रहती है। और बैठे बैठे हमारा बंदा जब आता है तो वो लड़की बोलती है मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि मेरे को लगा तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी ली होगी, इसलिए हेल्प करने के लिए। और लड़का बोलता है मैंने दारू तो ज़्यादा नहीं पी बट बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो लड़की बोलती है ठीक है। फिर तब तक वो लोग बात कर ही रहे रहते हैं। तब तक उसके फ़ोन में टिंग टिंग होता है लड़की के और वो लड़की थोड़ी सी जेलस होकर चली जाती है क्योंकि वो उसी लड़की का मैसेज होता है। यहाँ कुछ गलत फहमी चल रही है भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। बट ये लोग नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इतना बकचोदी क्यों करते हैं भाई। चल फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारी लड़की से ऑर्डर किया रहता है कुछ कोल्ड कॉफ़ी और वो लाती है नॉर्मल कॉफ़ी। मतलब गलती हो जा रही रहती है उससे क्योंकि वो कुछ सोच ही रहती है उस दिन का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस दिन सीन हुआ क्या था। हमारा बंदा उस लड़की के साथ चला तो जाता है, फिर वहाँ जाके वो किसी से बात नहीं करता, फटाफट अपना बियर या दारू जो भी है उसको पी लेता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। उसे पूछते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, पर वो कुछ बोलता नहीं उन लोग को। वो पिंक हेयर वाली जो लड़की रहती है उसके साथ वो जो गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करती है वो भी उसके साथ ही निकलती है उधर से। वो कुछ उसे बात करना चाहती है बट वो कर नहीं पाती क्योंकि हमारा बंदा फटाफट वहाँ से निकल लेता है। इतना खतरनाक इग्नोर करता है ना उस लड़की को, वो लड़की का भी दिमाग खराब हो जाता है। हमारा टॉक्सिक हीरो हमारी हीरोइन को मैसेज करके पूछता है कुछ खाएगी नहीं खाएगी, मैं कुछ लाऊं। वो तो भी वो कुछ रिप्लाई नहीं करती, तो भी एक बंदा उसके लिए कुछ खाने को ले लेता है और घर पे जाता है और उससे बात करते करते तब तक वो तो नाराज़ होकर चली जाती है, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो उसके लिए स्नैक्स लाया रहता है बट वो तो देखी नहीं, वो चली गई। यही कुछ गलत फहमी की वजह से रिश्ते खराब होते हैं दोस्तों, सच में। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो गर्ल रहती है वो कैफ़े से बाहर निकलती है और उसे उसके सामने उसका एक्स दिखता है पुराना वाला। हमारी लड़की का लास्ट बस भी मिस हो गया रहता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो लड़की बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं 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 मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लास्ट में वो मान जाती है लड़की और वो उसको बोलती है हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया तो भी तुम लोग फालतू में पीछा क्यों करते हो, ये क्या फलाना ढिकाना ढिमकाना।
फिर उसके बाद हमारा एक्स बोलता है कि क्या तुम अच्छे से बैठी हो क्या, लेट वीट हो गया फलान डेगाना, मतलब बहुत सारी ऐसे बातें बोलता है। फिर हमारी लड़की उसको डायरेक्ट रूडली रिप्लाई करती है कि भाई तुम होते कौन हो मेरे से पूछने वाले, हमारा रिश्ता था वो सालों पहले ख़त्म हो गया, समझा गया, और आगे मेरे को उतार दे। तो वो बंदा आगे उसको उतार देता है, वो बस बस स्टॉप पे उतरती है, फिर दूसरी बस पकड़ के अपने घर निकल लेती है। फिर हमारी बंदी जो बस में बैठे रहती है वो सोचती है नामचिंग ने मेरे को अभी तक मैसेज नहीं किया, पता नहीं मेरे को बुरा क्यों लग रहा है, बट लग रहा है भाई, और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो गर्ल है वो घर पहुंचती है, और पहुंचते पहुंचते उसको रास्ते में मैसेज आते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, ये फलान ठिकाना उसने मैसेज किया रहता है और जो अभी आता है। और फिर वो घर के सामने जाती है तो वो हमारा बंदा सामने खड़ा रहता है, हाथ में सिगरेट और क्लासिक लुक। तो हमारा बंदा जैसे हमारी लड़की को देखता है वो फटाफट अपना सिगरेट फेंक देता है और सामने उसको प्यारी सी स्माइल पास करता है, और वो भी थोड़ी सी खुश हो जाती है, और फिर वो नॉर्मल जैसा वो कंधे में हाथ डाल के निकाल लेके जाता है उसको, वैसे वो लेके जाता है। फिर जब हमारा लड़का लेके जा रहा रहता है लड़की को, तभी लड़की के फ़ोन में टिंग टिंग आवाज़ आती है, और लड़की को याद आता है वो रात, जिस रात वो लड़की का मैसेज आया था, वो लोरा वोरा जो भी उसका नाम था सॉरी, उसका लॉरा ही नाम है कुछ करके, ऐसा ही कुछ करके नाम है। फिर हमारी लड़की दुखी हो जाती है वो टाइम सोच के जब उस लड़की का मैसेज आया था, इसलिए वो उसका कंधे पे से अपना हाथ हटाती है और फटाफट वो निकल लेती है आगे की तरफ। वो लड़का सोचते रह जाता है भाई अभी हुआ क्या। लड़की फिर बोलती है आखिर में ये एक फेक रिलेशन ही तो है, क्या ही कर सकते हैं। लड़की निकल लेती है वहाँ से। फिर अगले दिन कॉलेज में फिर से उन लोग की मुलाकात होती है। देखो मैं कॉलेज और स्कूल बोलता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, बात खत्म, ठीक है। कॉलेज में वापस उससे मिलती है, जैसे ही लड़का उसको देखता है हमारी लड़की को ब्लश होता है, उसके दिल धड़कने लगते हैं, फिर वो वहाँ से भाग जाती है। क्या लड़की है भाई, क्या बोलूँ मैं इसको। फिर उसके बाद हमारी लड़की नीचे उतरती है, मतलब फटाक से कॉलेज से बाहर आती है, ग्राउंड में बैठती है और सोचती है कि मैं जब भी उसको देखती हूँ उसकी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ, उसको देखती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है, पता नहीं क्या क्या होता है। फिर वो बैठे रहती है तो सामने देखती है वो लौरा वापस हमारे बंदे से बात कर रही है। उसको जेलसी फील होती है, बताओ, जेलसी फील हो रही है भाई, फेक रिलेशन में जेलसी माँ की याक। फिर हमारी लड़की घर आती है और देखती है कि नामचिंग ने उसको मैसेज किया है कि नहीं। मैं थोड़ा सा नाम थोड़ा अलग बदल ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलता है। तो नामचिंग ने उसको मैसेज किया है कि नहीं, बट उसको मैसेज तो नहीं आए रहते क्योंकि वो रनिंग पे गया था भाई, वो कहाँ से मैसेज करेगा। फिर लड़की नीचे आती है, पानी पीने जाती है, और हमारा बंदा जॉगिंग पे से आता है और फ्रिज में पास जाता है, पानी निकालता है, और फ्रिज के सामने हमारी लड़की भी खड़ी रहती है और वो एकदम चिपक के उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद वो पानी रखता है और दरवाज़ा बंद करता है और उसकी वजह से पकड़ लेता है। और उसके कान में बोलता है कि मैं तो नहाने जा रहा, तुम भी चलोगी क्या, मतलब बदबू टाइप उसके शरीर में से आ रही रहती है, तो नहाने की बात करता है उसके साथ। बट हमारी लड़की उसको मना कर देती है। फिर उसके बाद लड़की बोलती है कि मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो। लड़का बोलता है ना 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 ना, जाने नहीं दूंगा मैं तेरे को भाई, जाने नहीं दूंगा। फिर तभी ऊपर से हमारी पिंक हेयर वाली लड़की नीचे आती है और फटाफट से उसको, मतलब जल्दी जल्दी में वो बाहर निकल जाती है। हमारी लड़की लड़के पे सीन शिफ्ट होता है और हमारा लड़की बोलती है कि तुम्हारे पर इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है भाई, तुम मतलब किसी के साथ मतलब ऐसे फिजिकल आ जाते हैं तुरंत। तो बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर तुम्हें मेरी याद नहीं आती, मेरी याद नहीं सताती करके ऐसा कुछ बोलता है। तो लड़की थोड़ा सा वो ब्लश टाइप में हो जाती है और वो आता है किस करने, पर लड़की रजिस्ट करती है तो भी वो किस करता है। फिर लड़की भी थोड़ा सा मूड में आने लगती है, फिर वो अचानक में उसको धक्का मार देते। भाई इतना इंडिया में होता ना, पॉक्सो एक्ट लग जाता और लड़का जेल में, सच में। फिर हमारी लड़की नामचिंगू से बोलती है कि तुम्हें रिलेशनशिप का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे तो क्या, तुम हर लड़की से मुंह मारते रहते हो। और फिर वो लड़की हमारी चली जाती है और हमारा लड़का सोते हुए सोचता है यार सच में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या। फिर उसके बाद पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा लड़का जिस कैफ़े में हमारी लड़की काम करती है वहाँ पे काम कर रहा है। और ये सब हुआ कैसे, फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है कि हमारे लड़के को उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है और बोलता है भाई तुमने मेरे कार्ड से कुछ ज़्यादा ही पैसे उड़ाए हैं इस बार। तो लड़का बोलता है हाँ वो थोड़ा दोस्त लोग के साथ ज़्यादा घूमने जाना था, ये था वो था फलाना था ढिमकाना था। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि देख बेटा तेरी उम्र में ना तेरे को अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए,
तो आज से मैं अपना कार्ड बंद कर रही हूँ तेरे लिए, तेरे को खुद का फाइनेंशियल कंडीशन तेरे को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, तो अपना काम कर। इसलिए वो उधर कैफ़े पे काम करने आता है। तो हमारा लड़का ऐसे ही वो कैफ़े पे जॉइन नहीं हो जाता है, वो असल में ऐप पे ढूंढता है जॉब के रिलेटेड, और लड़की का कैफ़े वहाँ दिखता है जो उसको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, और वो वहाँ अप्लाई कर देता है। और अगले दिन हमारी लड़की जब कैफ़े में एंट्री करती है, देखता है एक बंदा वहाँ खड़ा है भाई, जो नामचिंग जैसा वो दिख रहा है, नामचिंग हू जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वो पास जाती है और देखती है ये तो वही है साला, और फिर उसके साथ दिन भर काम जब करती है तो दिन भर उसको घूरते रहती है। और हमारा लड़का बोलता है, ओ काहे हमको घूर रही हो, इतना ही घूरना है तो एक फ़ोटो ले लो ना हमारा, फिर अब देखते रहो। तो लड़की बोलती है ऐसा कोई शॉट नहीं है, तो वो लड़का बोलता है झूठ मत बोला करो। तो लड़की थोड़ा सा शर्मा टाइप में जाती है। फिर उसके बाद एक कस्टमर आता है जो बोलता है एक लैपेचिनो एक कैपेचिनो, लड़की आके उसको देती है। और फिर वो बंदा बोलता है कि मेरा ये कॉफ़ी नहीं है, मैंने कुछ और मंगाया था और तुमने कुछ और ला के दे दिया है। तो लड़की को जल्दी घर जाना रहता है, तो भी वो बोलती है ठीक है मैं बदल के ला के तुम्हें दूसरा दे देती हूँ। और वो जब दूसरा कॉफ़ी लाती है तो उसके ऊपर बहुत सारा क्रीम डाला रहता है, जैसे उसके रेसिपी में लिखा रहता है वैसे ही वो बना के दी रहती है उसको। तो वो बंदे को उससे भी प्रॉब्लम रहता है, वो बंदे के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है। तो वो लड़की के साथ वो लोग थोड़ा सा मैटर टाइप में करने लगते हैं कि मैंने क्रीम इतना ज़्यादा डालने को नहीं बोला था, ये है फलाना ढिकाना ढिमकाना, इसके ऊपर तुमने चॉकलेट डाल दिया, ये वो जैसा रेसिपी में लिखा था उसने वैसा ही बनाया था, बट उसको बंदे को प्रॉब्लम था। तो वो लड़की वापस जाती है, वापस बना के लाती है, तो भी वो लड़के को प्रॉब्लम रहता है, और ये सब हमारा बंदा देख रहा रहता है। और तब तक वो पीछे से आता है और उससे बोलता है क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को। तो लड़का बोलता है कि भाई ये क्रीम जो है इसने ज़्यादा डाल दिया है। तो बंदा क्या करता है, उसको उठाता है और डायरेक्ट एक जिप में उसका क्रीम ही ख़त्म कर देता है, बोलता है ले पी। तो वो बंदा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, फिर बोलता है कि मतलब वो लोग झगड़े करने के फुल मूड में रहते हैं लड़के और वो लड़के जो आए रहते कस्टमर बन के। बट फिर हमारी लड़की उसको बोलती है कि देखो भले तुम कस्टमर हो, बट तुम्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है क्या ऑर्डर नहीं करना है, क्या तुम्हें चाहिए तुम्हें पहले ही बताना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं होता। फिर ये जब सीन सब शॉर्ट हो जाता है, हमारी लड़की जब प्लेट्स धो रही रहती है, तभी हमारा बंदा आके बोलता है उसको तुमने बहुत सही किया, और अगर इसका कुछ प्रॉब्लम होता है तो सब मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो लोग कैफ़े बंद करते हैं और वो लोग बाहर निकलते हैं, तो साथ निकलते निकलते वो अपने भाई बहनों की बात स्टार्ट कर देते, पता नहीं कहाँ से बट स्टार्ट कर देते। तो वो बोलता है मेरे पास 2 मेरी बड़ी बहनें हैं, बट एक ने आज मेरे को कार्ड देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने ये सब जॉइन किया, मतलब उसने पैसे देने से मना कर दिया इसलिए मैंने कैफ़े जॉइन किया है। तो लड़की बोलते हैं मेरे पास 2 छोटी सिस्टर्स हैं और एक छोटा भाई है। तो वो लोग ऐसे बात करते करते मतलब ये दोनों कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में एक दूसरे को पता नहीं आज क्यों बता रहे रहते हैं। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं, और यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई, इतना एक्सप्लेन किया, सब्सक्राइब कर देना। आई मीन बहनें भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़, मैं माँ कसम बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो अगला वाला वीडियो नहीं डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। 20 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए प्लीज़ यार, 20 20 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।